new thing like pH classes or pH solution. Basically today we are going to discuss the again basic things of quantum mechanics. और सबसे पहले मैं आपको ये बताने पे यहाँ पे जा रहा हूँ कि जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन जो होता है वो भी एक मैथमेटिक्स का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है जो कि एक वेव फंक्शन को जिसको जनरली वेव फंक्शन कहते हैं, वो पॉलिनोमियल भी हो सकता है, इनफाइनाइट वेव फंक्शन भी होता है, फाइनाइट वेव फंक्शन भी होता है, वेव फंक्शन विद फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी हो सकता है. देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज इन द वेव फंक्शन. लेकिन जब हम एक तरफ मैथमेटिक्स है एक तरफ फिजिक्स है, जब हम मैथमेटिक्स को फिजिक्स से रिलेट करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम हर किसी वेव फंक्शन को नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास में एक फिजिकल पार्टिकल है, हमारा वेव फंक्शन फिजिकल पार्टिकल की फिजिकल प्रॉपर्टी के कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए. हाँ सॉरी. तो उसी टाइम पे जिस टाइम पे श्रोडिंगर जी ने इक्वेशन दी थी उसी टाइम पे उन्होंने तीन बेसिक्स कंडीशन दी थी, द बेल वेव बेसिक वेव फंक्शन और फिजिकल कंडीशन विच इज एक्सेप्टेबल फॉर ए वेव फंक्शन. तो उसमें फर्स्ट कंडीशन है द वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर. इसका मैं मतलब आपको बताता हूँ. द वेव फंक्शन साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, मतलब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरा अगर कर्सर आपको दिख रहा होगा, पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया और वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे आ गया. तो वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस. ऐसा नहीं हो सकता कि ये लाइन बीच में खत्म हो जाए और यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अगर आपके पास में कोई फिजिकल पार्टिकल है तो इट इज नॉट पॉसिबल. पार्टिकल कहीं विलुप्त हो जाए, कहीं डिसअपियर हो जाए और कहीं अपियर हो जाए, तो ऐसा पार्टिकल के साथ में कभी भी नहीं हो सकता. इसलिए जो आपका वेव फंक्शन है वो हमेशा के हमेशा कंटिन्यूअस ही होना चाहिए. और सेकंड थिंग इज सिंगल वैल्यूड. जैसा कि मैंने आपके बी पार्ट में बनाया है, यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन पर देखेंगे तो आपको वेव फंक्शन की एक एक्स इक्वल टू सम पर्टिकुलर पॉइंट पे वेव फंक्शन की तीन वैल्यू मिल रही है, साई की तीन वैल्यू मिल रही है. और अगर किसी भी हम फिजिकल पार्टिकल की बात करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल तीन डिफरेंट जगह पे हो सकता है. इसलिए हमारा वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और उसकी वैल्यू सिंगल वैल्यूड भी होनी चाहिए. ये फर्स्ट कंडीशन है जो कि हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन से वेव फंक्शन आता है. एंड द सेकंड वन इज जो सेकंड कंडीशन है, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर. अब ये इक्वेशन क्यों आई, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड एवरीवेयर? क्योंकि हमारा जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है, जो अपने आप में एक फिजिकल चीज है, एक मोमेंटम लाइक वेलोसिटी, जो मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, और आपका जो एनर्जी ऑपरेटर होता है माइनस का आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी. अगर ये दोनों फिजिकल ऑपरेटर हैं तो वेव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी फिजिकल होना चाहिए, तो उसको भी फिर से सिंगल वैल्यूड होना पड़ेगा और उसको भी कंटिन्यूअस होना पड़ेगा. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका पार्टिकल दो डिफरेंट वेलोसिटी रख ले. इसलिए किसी भी वेव फंक्शन के अगर स्लोप अलग अलग होगी तो उसकी वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाएंगी, तो इस टाइप का वेव फंक्शन भी वैलिड नहीं माना जाएगा. और सिमिलरली एनर्जी के रेस्पेक्ट में भी द फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो कंटिन्यूअस होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए. ये दूसरी वेव फंक्शन की कंडीशन है जो कि हमारी किसी भी फिजिकल चीज के लिए जरूरी है. और अगर आप यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट पे आएंगे, जो थर्ड नंबर पॉइंट है, द साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड व्हिच मींस दैट साई मस्ट गो टू जीरो व्हेन x गोस टू प्लस माइनस इंफिनिटी, y गोस टू प्लस माइनस इंफिनिटी एंड z गोस टू इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी. मींस बेसिक मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साई स्क्वायर डेल बी ओवर ऑल स्पेस शुड बी वन. मतलब कि पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो हमेशा वन होगी, क्योंकि पार्टिकल पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं जरूर होगा. और इसीलिए इस यहाँ पे ये कहा गया है कि x टेंड्स टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हेन z टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वेव फंक्शन आपका हमेशा जीरो की ओर जाना चाहिए, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं वहां तक पार्टिकल हमारा मिल चुका होगा, तो वहां तक हमारे वेव फंक्शन को जीरो होना पड़ेगा. तो ये थर्ड एक्सेप्टेबल कंडीशन है वेव फंक्शन की. अब आप इन ऊपर के तीन कॉन्सेप्ट के बेस पे ही कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हमारा किस टाइप का वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा और किस टाइप का वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा. अगर आप इसमें नंबर वन देखते हैं, नंबर वन में आपको दिख रहा है कि x और साई के बीच में जो रिलेशन है और एक कांस्टेंट पैरेलल लाइन x के पैरेलल में जा रही है, इट मींस दैट इट इज नॉट गोइंग टू जीरो व्हेन x गोस टू प्लस इंफिनिटी. व्हेन x is going to plus infinity, it means this kind of wave function is not acceptable here.
हम इस तरह का जो हमारा वेव फंक्शन होगा उसको हम एक्सेप्टेबल नहीं कह सकते। और ये इसका और सेकंड के केस में आप देखेंगे x की बहुत सारी वैल्यू के लिए साई की डबल वैल्यू पॉसिबल है, तो ये भी वेव फंक्शन हमारा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। सी, इन केस ऑफ सी यू सी, जो सी है हमारा x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कहीं जाकर के वो जीरो हो जाएगा, लेकिन वापस आकर के लिए x टेंड्स टू प्लस, जब x को प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो वेव फंक्शन जीरो हो रहा है और बाई साइड में भी जीरो हो रहा है, तो ये काइंड का वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा। पॉइंट नंबर 3 इज आल्सो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। एंड ये पॉइंट नंबर 4 जो मैंने अभी आपके सामने डिनोट किया है, इसमें आप देख सकते हो इसमें वेव फंक्शन में एक पर्टिकुलर डिसकंटिन्यूटी है, एक फिक्स अमाउंट की डिसकंटिन्यूटी है। मतलब पार्टिकल यहाँ तक तो था और जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे पार्टिकल डिसअपियर हो गया और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए फिजिकल पार्टिकल अगेन। तो इस तरह का वेव फंक्शन भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जब भी आपको किसी भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन आपका एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, उसके केस में आपको ऊपर जो आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं हमेशा वो लगाने होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है साई इक्वल टू C1 psi equal to C1 phi1 plus C2 phi2 plus C3 phi3 where phi1 phi2 are being orthogonal eigen function of H। H means कोई भी हैमिल्टोनियन है, यानी कि आइगन फंक्शन है तो उसको हमें ऑर्थोगोनल बताने की भी जरूरत नहीं थी। सॉरी, आइगन आइगन फंक्शन है तो आइगन फंक्शन, जब आइगन फंक्शन है तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। अगर वो हमको ऑर्थोगोनल भी नहीं पता तब भी हम यही समझ जाते हैं। phi1 phi3 being a आइगन फंक्शन ऑफ H। अब उसने 4 ऑप्शन पूछे हैं। psi is always an eigen function of H, second is psi can never be eigen function of H, and psi is eigen function only if phi1 phi2 and phi3 are degenerate, and the D option is psi can be eigen function of H is any two phi1 phi2 and phi3 are degenerate। सॉरी बीच, हेलो जीवितेश जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 आ रही है सर। वो ओके एक्चुअली ओके मैंने सबको म्यूट करना पड़ा था। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, मतलब कि हमें क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमारा साई किस केस में एच का आइगन फंक्शन होगा, जबकि हमें ये रिलेशन दिया हुआ है। तो उसके केस में सबसे पहले हमको ये पता, और आंसर में हमको डिजेनरेसी का दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा आइगन फंक्शन किसे कहते हैं। अगर मैं एच को साई पे ऑपरेट करूंगा और बाद में मुझे कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी और फिर से साई मिल जाएगा। सब साउंड आ रहा है बीच में, बहुत जोर, बीच बीच में। पता नहीं सर कैसे आ रहा है। एक बार म्यूट कर दीजिए आप अपनी साइड से भी। मैंने कर दिया है सर सबको। हाँ आप ओके कीजिए। ओके ओके। सो आइगन फंक्शन हमारा जब होगा, अगर हम एच को हैमिल्टोनियन को साई पे ऑपरेट करेंगे और हमको एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी और साई फिर से मिल जाएगा, तो इन दैट केस दैट काइंड ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड द आइगन फंक्शन। सबसे पहले हमें पता लगाना डीजनरेट क्या होता है। when some eigen function is associated with the different wave function but the same eigen values, the wave function is called the degenerate। मतलब कि उनकी eigen values जो होगी वो सेम होगी लेकिन wave function डिफरेंट हो सकता है। जैसे मैंने h को psi1 पे ऑपरेट किया, e1 psi1 आया, e2 psi2 आया, e3 psi3 आया। और अगर ये e1 e2 e3 तीनों एक समान बराबर है, ये तीनों एक समान है मतलब बराबर है, उस केस में आप कह सकते हैं एच psi1 पे ऑपरेट करेगा e1 psi1, एच psi2 पे ऑपरेट करेगा e2 psi2, और एच आपका, सॉरी ये फाई है, मैं फाई साई में हमेशा गलत बोल जाता हूँ। एच फाइव पे ऑपरेट करेगा एच फाई वन इक्वल टू ई फाई वन एंड एच फाई टू इक्वल टू ई फाई टू एंड एच फाई थ्री इक्वल टू ई फाई थ्री। अगर और इस केस में फाई वन फाई टू एंड फाई थ्री ये तीनों के तीनों डीजेनरेट वेव फंक्शन होंगे क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू जो ई है वो सेम है। इस केस में ये डीजेनरेट वेव फंक्शन है। लेट अस सपोज अगर ऐसा है तीनों के तीनों डीजेनरेट हैं, अब मेरे को जो उन्होंने साई दिया हुआ है जो कि फाई की टर्म में है, जो फाई का लीनियर कॉम्बिनेशन है विद द कोफिशिएंट C1 C2 एंड C3, साई इस तरह से दिया हुआ है। अब मैंने साई पे हैमिल्टोनियन को ऑपरेट किया, फिर यहाँ पे आ गया। अब जैसी एच फाई वन पे ऑपरेट होगा मुझे E1 देगा, अब सारी एनर्जीज बराबर है। उस केस में जो E है वो सब में बराबर है, वो मैं बाहर ले लूंगा, तो एच साई इक्वल टू ई ऑफ सेम थिंग एंड एच साई इक्वल टू ई साई आपको मिल गया। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। साई जो है एच का आइगन फंक्शन उसी केस में हो सकता है
जब ये तीनों के तीनों डिजनरेट होंगे, मतलब डिफरेंट वेव फंक्शन बट द एनर्जी आइगन वैल्यू इज सेम विद ऑल दिस थ्री वेव फंक्शन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी 3 है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। और सिर्फ अगर आपसे यहाँ पे ये पूछता, अगर आपको ये हैमिल्टोनियन दे के मोमेंटम अगर आपको दे देता है, लेट अस सपोज कि हमको मोमेंटम ऑपरेटर दे दिया है, और ये मोमेंटम ऑपरेटर का जो ये वेव फंक्शन होगा, मोमेंटम ऑपरेटर का आइगन फंक्शन होगा, उसके केस में भी जो ये हमारा 5 1 5 2 5 3 से मोमेंटम की सेम आइगन वैल्यू अगर आएगी, तभी ये मोमेंटम का भी आइगन फंक्शन होगा। मतलब किसी भी ऑपरेटर के लिए अगर हम ये तीनों स्टेट डी जनरेट हो जाएंगी, तो जो इन तीनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो एच का भी आपका आइगन फंक्शन हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, एंड बीइंग ए फिजिक्स स्टूडेंट ये तो सबको पता होना चाहिए, द श्रोडिंगर इक्वेशन। और श्रोडिंगर इक्वेशन जो यहाँ पे मैंने राइट में लिखी भी है, ये सबको याद भी होनी चाहिए। एक तरह से जो बोलते हैं अपन हिंदी में, रटी हुई होनी चाहिए। उसने नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम एंड फर्स्ट ऑर्डर इन स्पेस। श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है, क्या हमारा फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम और फर्स्ट ऑर्डर इन स्पेस में होती है? नहीं, फर्स्ट ऑर्डर इन स्पेस एंड फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम, सेकंड ऑर्डर इन स्पेस एंड फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम, एंड फोर्थ वन इज सेकंड ऑर्डर इन स्पेस एंड सेकंड ऑर्डर इन टाइम। अगर आप इसको देखो तब भी आपका कोई सा ऑप्शन क्लिक नहीं होगा, और आप सिर्फ इसको देखो तब भी आपका कोई सा ऑप्शन क्लिक नहीं होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको सेकंड ऑर्डर ऑफ स्पेस दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका जो ये ई साई वाला ऑप्शन है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ टाइम में होता है। तो आपका जो ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ये सही है। श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती या तो आपका सेकंड ऑर्डर इन स्पेस में होगी और फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम में होगी। ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है जो कि टाइम के रेस्पेक्ट में लिखा जाता है, एच इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी। और ये तो श्रोडिंगर इक्वेशन है जो आपको पता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा ना। क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 इज नंबरिंग गलत हो गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0, जिस टाइम पे उसने चलना जस्ट स्टार्ट किया है, साई 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 u1 प्लस u2, मतलब कि उसकी दो डिफरेंट स्टेट में उसको दिया गया है, वेयर u1 एंड u2 आर द नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट विद आइगन वैल्यू e1 एंड e2 respectively, where e2 is greater than e1, the shortest time when psi t become orthogonal to psi 0। मतलब क्वेश्चन ने हमें एक स्टेट दी हुई है। क्वेश्चन कह रहा है जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होगा, जैसे जैसे टाइम चलना शुरू होगा, टाइम का फ्रेम हमारा चलना शुरू होगा, वैसे वैसे मेरा स्टेट भी चेंज हो जाएगी। अब वो टाइम कौन सा होगा जिस टाइम पे ये दोनों स्टेट एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे नीचे के एक फिगर में समझाने की शुरू की है, कोशिश की है। एट टी इक्वल टू 0 पर ये साइज 0 है, टाइम ने अपना टाइम इवॉल्व होना शुरू हुआ, टाइम ने चलना शुरू किया, और ये स्टेट साई टी बन गई है। बट एक पर्टिकुलर टाइम इस टी पे ये इस रिलेशन को फॉलो करेगी जो कि ऑर्थोगोनल की कंडीशन है, साइज 0 एंड साई टी इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि वो टाइम क्या होगा जिस टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को, और दोनों स्टेट एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। सॉरी। एंड सो अब हमारे पास में क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हमको ये पता है कोई भी वेव फंक्शन एट टी इक्वल टू 0 पे पता है, और हमको ये पता है कि आफ्टर टाइम टी, मतलब जो उसकी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू अगर ई है, तो आफ्टर टाइम टी द वेव फंक्शन कैन बी गिवन लाइक दैट। ये साई 0 है, तो जो साई टी आपका दिया जाएगा वो ई की पावर माइनस का आई ई टी अपॉन एच क्रॉस साई 0 होगा। लगभग सबको पता भी होगा, नहीं पता हो तो ये बेसिकली जैसे आप इस पर टाइम ऑपरेटर ऑपरेट कराएंगे, तो ये टाइम ऑपरेटर की आइगन वैल्यू होती है ई की पावर माइनस का आई ई टी अपॉन एच क्रॉस एंड साई 0। आफ्टर टाइम टी आपका वेव फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा वो इस तरह यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमको जैसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ वहां से लेना शुरू करते हैं। हमको दिया हुआ साई 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 u1 प्लस u2। अब हमको साई टी कैलकुलेट करना है, साई टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 ई की पावर माइनस आई इवन टी अपॉन एच क्रॉस u1, क्योंकि u1 के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो E1 है। सिमिलरली U2 के कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो E2 है। तो E की पावर माइनस का आई E2 टी अपॉन एच क्रॉस। अब हमको दोनों के दोनों वेव फंक्शन मिल गए, वन इज साई 0 एंड सेकंड वन इज साई टी। अब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट जो होगा, इन दोनों कैट और एक को कैट और एक बरा वेक्टर का जो हमारा इनर प्रोडक्ट होगा वो हमारा 0 के बराबर होगा, क्योंकि वो कंडीशन ऑर्थोगोनलिटी क्वेश्चन में दी हुई है। अब हमें वहां से टाइम को कैलकुलेट करना है, बस ये छोटी सी बात समझनी थी।
और इसके बाद में हमको बस सिंपल कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। साइज 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 u1 प्लस का u2, देन 1 अपॉन अंडर रूट 2 e की पावर माइनस का e1 अपॉन t h क्रॉस u1, और सेम थिंग यहाँ पे है। क्वेश्चन ने दिया हुआ है u1 इज नॉर्मलाइज्ड ऑर्थोगोनल स्टेट, यानी कि u1 और u1 का इनर प्रोडक्ट आपको 1 देगा, और u1 और u2 का इनर प्रोडक्ट अगर आप इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको 0 देगा। तो आपका जो बचेगा बेसिकली वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने पे जो भी आपकी चीज आएगी वही बन देगा। और उसने नॉर्मलाइज्ड बोला है, जब u1 का इनर प्रोडक्ट 1 होगा और u1 u2 का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। मैं लास्ट क्लास में भी इस पे एम्फेसाइज किया था। तो आप 1/√2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 e की पावर माइनस का i e1 t अपॉन h क्रॉस प्लस 1/2 e की पावर माइनस का i e2 अपॉन h क्रॉस। अनदर साइड में आपका 0 है, जैसे आपका 1/2 कॉमन लेके गायब हो जाएगा, और e की पावर माइनस का i e1 t अपॉन h क्रॉस इज इक्वल टू माइनस e की पावर i e2 t अपॉन h क्रॉस। अगर आप इसके ऑप्शन देखेंगे, मैं ऑप्शन शायद इसके नहीं लिखा हूँ, ऑप्शन में न्यूमरेटर में एक पाई की टर्म भी थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअली उस क्वेश्चन ने हमको दिया हुआ था e2 इज ग्रेटर देन e1। तो मैं जो इस टर्म को इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे ले आया हूँ, और इधर -1 रह गया है, और -1 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। -1 को e की पावर i पाई लिख सकता हूँ, क्योंकि e की पावर i पाई को अगर आप एक्सपेंड करेंगे आपको वो देगा cos पाई प्लस i sin पाई, और sin पाई 0 होता है, और cos पाई आपको -1 यहाँ से मिल जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं e की पावर माइनस का i e2 माइनस का e1, बाहर में t रहेगा, अपोन में h क्रॉस इज इक्वल टू माइनस का 1, और माइनस के 1 को मैं e की पावर i पाई आसानी से लिख सकता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो t की, अगर आप सिर्फ इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको t की वैल्यू मिलेगी, t की वैल्यू आपको मिल जाएगी पाई h क्रॉस अपॉन e2 माइनस e1, जो कि आपका आंसर होगा। यहाँ पे एक माइनस साइन में कहीं लगाना शायद भूल गया हूँ, या कुछ रह गया कहीं से। बेसिकली ये आंसर आपका यही होगा, एक माइनस साइन और यहाँ से कहीं आएगा। चलो वो मैं देख के आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आई थिंक कहीं कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, फॉर ए गिवन वेव फंक्शन साई एक्स 0, एक्स मतलब कि एक्स की वैल्यू और टी इक्वल टू 0 पे आपको वेव फंक्शन दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है और कुछ नहीं करना है इसमें। फॉर ए गिवन वेव फंक्शन psi x0 is something, what will be the expectation value of momentum operator? आपको पता है मोमेंटम ऑपरेटर जो आपका होता है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ये मोमेंटम ऑपरेटर इज मोमेंटम ऑपरेटर p इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। आप ध्यान से देखिए, मोमेंटम ऑपरेटर में एक आयोटा की टर्म आई हुई है जो कि एक इमेजिनरी पार्ट है। अगर आप मोमेंटम को एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे तो जब तक आप इस इमेजिनरी पार्ट को फिनिश नहीं कर देंगे तब तक आपकी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी इमेजिनरी आ जाएगी। लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू इमेजिनरी नहीं हो सकती, जीरो तो हो सकती है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से इस वेव फंक्शन को देखेंगे, जो वेव फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें कहीं भी आयोटा की टर्म आपको नहीं दी हुई है। अब आयोटा की टर्म आपको नहीं दी हुई है तो आपका जो मोमेंटम ऑपरेटर के पास में आयोटा होता है वो यहाँ से कहीं से भी कंपनसेट नहीं होगा। यानी कि आप यहाँ पे सीधे के सीधे जीरो ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या मोमेंटम की एवरेज वैल्यू 0 आएगी आपकी, क्योंकि आयोटा यहाँ पे कंपनसेट ही नहीं होगा। हाँ, अगर किसी इन एनी केस अगर आपको आंसर इस वेव फंक्शन इस तरह से दिया होता, जैसे मैंने कोने में लिखा भी है, psi x 0 is equal to 1 upon 2 pi alpha की पावर 1/4 एक्सपोनेंशियल माइनस x की पावर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस आई एच क्रॉस। इस केस में हम डिफरेंशिएट करते, माइनस का आई एच क्रॉस हमारा बाहर आता, x के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसा होता, आई आता, आई से आई मल्टीप्लाई होता, फिर -1 आता। तो उस केस में आपको मोमेंटम की, हालांकि मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है, मैं भूल गया था, जो आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है एक बार आप देख सकते हैं, वो इस तरह से दी जा सकती है, इनर प्रोडक्ट और आप वेक्टर को बीच में रख देते हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आपको इंटीग्रेशन करना होता है साई ए साई स्टार। अगर कोई भी एक जनरल ऑपरेटर है और हमारा मोमेंटम ऑपरेटर होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स, तो यहाँ पे सीधे 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आई एज इट इज आएगा। और अगर इस तरह का वेव फंक्शन होता जिसमें आयोटा हमारा टर्म होती, तो उस केस में मोमेंटम की जो आइगन एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती वो 0 नहीं होती, तब जाकर के कोई कांस्टेंट क्वांटिटी हो सकती थी। लेकिन अगर वेव फंक्शन में आपको दिख रहा है कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिससे हमारा आयोटा कंपनसेट नहीं हो सकता, उस केस में आप सीधे 0 आंसर को चूज कर सकते हैं।
एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूजा भारद्वाज जी हैं, एक बहुत बहुत एक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करती हैं, अक्सर भेजती भी रहती है। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, कंसीडर एन ऑपरेटर ax is equals to ly pz minus lz ppi where li and pi denotes the component of angular momentum and momentum operator. The commutator of ax x where x is the position operator. ax और x का हमें कम्यूटेटर ऑपरेटर बताना था, तो मुझे नहीं लगता इनको उसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी दिक्कत आई। हमें यहाँ पे ax की वैल्यू दी हुई है l by pz माइनस lz py आउट ऑफ x। सबसे पहले जो हमारा रूल होता है कि a माइनस बी और c का अगर होगा तो ए बी का निकालेंगे माइनस ए सी का निकालेंगे। तो मैंने एल वाई पी जेड का x के साथ में कम्यूटेशन ले लिया, माइनस एल जेड पी वाई का फिर x के साथ में कम्यूटेशन ले लिया। अब इस टर्म को फिर से एक्सपेंड करेंगे, ये अपने आप में दो टर्म में जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं एल वाई का x के साथ होगा, पी जेड बाहर रहेगा, और यहाँ पे एल वाई बाहर रहेगा, पी जेड का x के साथ में होगा, माइनस एल जेड एक्स में, और पी वाई बाहर रहेगा, और सेकंड टर्म में एल जेड को x के साथ में कम्यूटेशन होगा, सॉरी पी वाई का x के साथ में होगा, और एल जेड आपका बाहर रहेगा। बेसिकली एल जेड इस साइड, एल जेड इस साइड में आना था, नहीं सही सही, इट्स ओके इट्स ओके। अब हमारा एक्स पी एक्स का कम्यूटेशन आई एच क्रॉस होता है, बाई पी वाई का आई एच क्रॉस होता है, एंड जेड पी जेड का जीरो होता है। तो इस केस में हमारे ये दोनों कम्यूटेशन अपने आप में जीरो हो गए हैं, तो हमको इनको टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन हमारी एक होती है, आप हमेशा इस रिलेशन को याद रखना, एक्स आई एल जे इक्वल टू एप्सिलॉन आई एच क्रॉस एप्सिलॉन आई जे के आई एच क्रॉस एक्स के। मतलब कि अगर आप एंगुलर मोमेंटम के साथ में पोजीशन मोमेंटम का कभी भी कम्यूटेशन ब्रैकेट लेंगे तो आपको उसका थर्ड कंपोनेंट मिल जाएगा। यहाँ पे आई है, अगर सपोज करो आप एक्स का एल वाई के साथ में कर रहे हैं तो आपको जेड सीधे सीधे मिल जाएगा। आई होप आपको पता होगा। और ये एप्सिलॉन आई जे की 3 रैंक टेंसर होती है, जिसमें 1 2 3 यानी कि अगर एक्स वाई जेड होगा तो 1 होगा, रिवर्स कर देंगे तो माइनस होगा। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो एल वाई और एक्स का आपको माइनस एच क्रॉस जेड मिल जाएगा, और पी जेड आ जाएगा माइनस का आई एच क्रॉस, यहाँ से वाई मिल जाएगा, एल जेड एक्स का वाई मिल जाएगा, पी वाई आ जाएगा, और ये सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशन कैसे होता है, तो मैं उनके लिए भी बता दूं। बेसिकली हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो आर क्रॉस पी होता है, मतलब पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, मतलब जैसे आई जे के और एक्स बाई जेड लिखिए, और पी एक्स पी बाई पी जेड लिखिए, क्योंकि आर क्रॉस पी है ना, आर एक्स बाई जेड हो गया और पी को पी एक्स पी बाई पी जेड हो गया। अब वहां से आप एल वाई कैलकुलेट करिए, क्योंकि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई जे के की 3 टर्म आएंगी। अब जो बीच वाली टर्म आपकी आएगी आई एल वाई, अगर वो टर्म भी आप यहाँ पे रख देंगे जो कि एक्स और पी के फंक्शन में होगी, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप एल जेड की वैल्यू रख देंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको नहीं याद रखें, लेकिन अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप बहुत क्विकली मतलब कि एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जीवितेश जी, यहाँ पे क्लास एंड हो गई है, और अगर स्टूडेंट चाहे तो मैं जो पीछे वाली क्लास थी जिसमें डिस्टरबेंस हो गया था, तो मैं उसको भी रिपीट कर सकता हूँ, और किसी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके ओके, तो सर मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, एक बार सबको अनम्यूट कर देना ताकि वो अपना सेल्फ माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकें। I think people are unmuted. किसी का कोई हेलो, क्वेश्चन? हाँ बोलिए। जो लोग चाहे हाँ पूछ सकते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा क्वेश्चन है कि सर वेव फंक्शन बाउंड स्टेट में होता है तो उसके लिए कोई कंडीशन होता है? वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट में हो तो बाउंड स्टेट, वेव फंक्शन बाउंड स्टेट में हो तो बाउंड स्टेट उसकी क्या कंडीशन होगी? अच्छा, वेव फंक्शन बाउंड स्टेट में हो तो क्या कंडीशन होगी? हाँ देखिए, अगर पहली बात तो ये है, हम जितने भी सिस्टम को स्टडी करते हैं, अगर कोई भी चीज बाउंड स्टेट में होगी हम तभी स्टडी कर सकते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल ओपनली है तो हमारे पास में कोई फिजिकल कंडीशन नहीं है, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशन नहीं है, तो हम उसका तो कोई जिक्र नहीं कर सकते। और उस केस में जो मतलब कि अगर कोई भी पार्टिकल बाउंड स्टेट में नहीं है तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन आता है, जो कि हमारा वेव पैकेट के इक्विवेलेंट होता है, e की पावर आई के एक्स की कुछ फॉर्म में आता है। तो हमेशा हम बाउंड स्टेट में ही स्टडीज करेंगे हर पार्टिकल्स की। जैसे आपका पोटेंशियल वन डायमेंशनल बॉक्स बाउंड स्टेट,
आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर बाउंड स्टेट, हाइड्रोजन एटम वो मतलब कि किसी पोटेंशियल में वो भी बाउंड स्टेट, हम सारे बाउंड स्टेट को ही स्टडी करते हैं। हाँ सर, पर क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे हमको जैसे ये वेव फंक्शन की जितनी कंडीशंस है, 3 कंडीशंस है, हाँ। वैसे हमको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे ऑप्शन में से कौन सा स्टेट बाउंड मींस वेव फंक्शन विच इज इन द बाउंड स्टेट, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया मींस कि यही कंडीशन हमको देखनी है, जो वेव फंक्शन के लिए हम जो 3 कंडीशन देखते हैं वही देखिए देखनी है? अगर आपको ऑप्शन में पोटेंशियल प्रोफाइल दी हुई है तो हमको उन रेस्पेक्टेड पोटेंशियल प्रोफाइल को प्लॉट करके देखना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि उसमें बाउंड स्टेट आ रही है या नहीं आ रही है। जैसे कि इसमें मैं अगर आप अपनी हेलो सर, सकते हैं। हाँ हाँ बोलिए। अगर आप हमको लग रहा है ये क्वेश्चन मतलब पोटेंशियल पे है, मतलब एनर्जी पोटेंशियल से कम होता है तो बाउंड स्टेट फिर कंटीन्यूअस स्टेट। एग्जैक्टली बात यही है कि जो वेव फंक्शन है वो बाउंड स्टेट से मैटर नहीं करता, आपका पोटेंशियल बाउंड स्टेट में है वो मैटर करता है। ओके सर, थैंक वो यू। आता नहीं है रविकांत सर? बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो आप एग्जैक्ट फोटो खींच के हमें भेजिएगा, तब हम ठीक से समझेंगे आपके क्वेश्चन को और आपको बेटर वे में रिप्लाई कर पाएंगे और नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर लेंगे उसको। होता नहीं है क्या सर, जब हम क्वांटम पढ़ानी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में वो बाउंड पोटेंशियल नहीं बनाता है? हाँ ना, मैं समझ गया। नहीं एक्चुअली क्या है, थोड़ा हमारे लिए सिचुएशन है, हम बिना थ्योरी पढ़ाए प्रॉब्लम करा रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी आपका नेट का एग्जाम भी बहुत पास में है तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं बचता। पर नेक्स्ट टाइम से हम ये ध्यान रखेंगे कि एक मतलब कि थ्योरी भी पढ़ाएंगे और रेस्पेक्टिव प्रॉब्लम भी कराएंगे। हमारा वो जो नेक्स्ट प्लान है वो यही है कि हम आपको पूरा ट्यूशन टाइप चलाएंगे चीजें। किसी का और कोई क्वेश्चन? बाकी कोई पूछ सकते हैं भाई। ठीक है सर, फिर है ना, मुझे लग रहा है कोई पूछ नहीं है। हाँ ठीक है। और मैं जीवितेश जी ये कह रहा था कि मेरी लास्ट क्लास भी शायद किसी को समझ में नहीं आई थी, तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में मैं उसको रिपीट कर दूंगा। तो एक बार मैं स्टूडेंट से रेस्पॉन्स जानना चाह रहा हूँ कि उसको रिपीट करने की ओके हाँ, अगर हाँ आ गया था क्योंकि वो बीच में डिस्टर्बेंस तो सर वो यूट्यूब पे अपलोड हो पाएगी। हाँ सर पूछ रहे हैं कि जो लास्ट क्लास सर की हुई, अच्छा सर यस सर बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में यस डाल रहे हैं ना। ओके फिर मैं उसको ले लूंगा। हाँ तो उसके अभी कंटिन्यू करें या बाद में सर? बस सर अभी नहीं सर, नेक्स्ट वीक में लूंगा, अभी कुछ काम भी है मुझे भी, नेक्स्ट वीक में इंक्लूड कर लूंगा। बच्चे भी थोड़ा सैचुरेट हो गए होंगे इतना एक साथ एब्जॉर्ब। हाँ संडे। और हो सकता है कि कमिंग वीक में आपकी 2 क्लासेस हो जाएं, तो उसके लिए आपको फिर प्रिपेयर होना पड़ेगा, या तो इवनिंग में होगी या मॉर्निंग में, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा।